कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरे में यूट्यूब चैनल मैट्रिकल ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर हमारा होगा कौन सा बेटा? 19 लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी होती है, कैसी होती है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एक कर्व होता है बेटा, ठीक है। तो एक कर्व यानी किसी भी पॉजिटिव चार्ज को किसी पाथ पे चल रहा है, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और कंटिन्यूसली किसी पाथ पे चल रहा है, तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द कर्व along which a small positive charge would tend to move when forced to do so। यानी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है, ठीक है, किसी भी कर्व पाथ के ऊपर। कब? जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके अंदर बेटा? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। एंड द टेंजेंट, अगर किसी, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो इस लाइन पे क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस पे क्या हो रहा है बेटा? किसी भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है? जैसे ये है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा? फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ इधर की तरफ, ठीक है। अब जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, देखो आगे क्या बोला गया है? टू विच एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी इस लाइन के ऊपर अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया है और एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो वो टेंजेंट किसको बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस साइड, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया PQR, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन मतलब डायरेक्शन किधर हो जाएगी? टेंजेंशियली, इधर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, उसके डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे बात भी ये की गई है कि विच एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींचा है, तो वो टेंजेंट किसको बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, क्या है बेटा इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी? द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। यानी जो ये कर्व बन रहा है वो विदाउट एनी ब्रेक क्या होगा? कंटिन्यूअसली होगा। यानी कंटिन्यूअसली ये क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली बनता रहेगा ये, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव। यानी इसने बोला कि जो पॉजिटिव लाइन यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उससे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, अगर मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा? इसी से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गई यहाँ से। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड, या फिर पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रही है? वो स्टार्ट हो रही है। और क्या बोला गया है? देखो, एंड एट नेगेटिव चार्ज। और कहाँ पे एंड हो जाएगी ये? अब जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई और एंड कहाँ पे हो जाएगी बेटा? ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या हो जाएगी? ये एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे जाते ही क्या हो जाएगी बेटा? एंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? रेडियली इनवर्ड। यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली किधर होगी बेटा? इनवर्ड्स होगी। किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए। हमने बात की कि ये रेडियली, पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है और इसके लिए रेडियली इनवर्ड होती है। यानी पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएगी। ये हमेशा कैसा बनाएगी बेटा? ओपन लूप बनाती है। कैसा बनाती है बेटा? ये ओपन लूप, कभी भी क्लोज लूप ये नहीं बनाएगी। ये क्या नहीं करेगी बेटा? कभी भी क्या नहीं करेगी बेटा? ओपन लूप
क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाएगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, यानी ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। फिर उसके बाद आगे इसी में बात करते हैं हम इसी की लाइन पे कि अगर आप किसी भी सिंगल पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, किसी भी सिंगल पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगी वैल्यू देखें, इफ़ देयर इज अ सिंगल चार्ज, अगर आपके पास कोई सिंगल चार्ज है, कोई चार्ज ले लिया Q, देन द लाइन्स ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। वो स्टार्ट होगी कहाँ से, इन्फिनिटी से, ठीक है। यानी लाइन्स ऑफ फोर्स विल स्टार्ट एंड एंड एट इन्फिनिटी, यानी स्टार्ट कहाँ से होगी बेटा, स्टार्ट तो हो जाएगी वो, और एंड कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे। यानी स्टार्ट और एंड कहाँ पे होगी सिंगल चार्ज के लिए, इन्फिनिटी के ऊपर होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मतलब ये थर्ड प्रॉपर्टी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है, आरबीएससी हो चाहे से सीबीएसई हो, ठीक है। तो क्या आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन, देखो वाई नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, क्यों दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। तो क्यों नहीं करती है उसका रीज़न भी मैंने लिख रखा है, इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर दो कोई लाइन है, आपने कोई दो लाइन ली, एक लाइन ऑफ फोर्स ये ले लिया और एक लाइन ऑफ फोर्स ये ले लिया, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, किसी एक पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट ले लिया मैंने P, इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, ठीक है, ये इधर मूव कर रही है और एक उधर मूव कर रही है। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ़ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है बेटा, दो टेंजेंट खींचे ड्रॉ होंगे, एक इधर और एक इधर। जो ये टेंजेंट है वो इधर डायरेक्शन बताएगा और एक ये इधर डायरेक्शन बताएगा। तो क्या पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो हो जाए, तो ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ बोली है कि टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड हैंस टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये चीज़ क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका रीज़न आप ये देके आएंगे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन ईच अदर, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्यों नहीं कट करती है। तो आपको आंसर ये देके आना है, ठीक है, एग्जाम में ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्यों नहीं करती है। और ये डायग्राम बना के आएंगे कि ताकि एग्जामिनर को समझ में भी आ जाए, ठीक है। इफ़ दे इंटरसेक्ट, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उसके ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन शो होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कोई भी कंडक्टर ले लिया मैंने, कोई कंडक्टर सरफेस ले ली, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर सरफेस ली मैंने, इस कंडक्टर सरफेस के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगी वो इसके हमेशा क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, यानी परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है, इसके क्या रहेगी, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही मूव करेगी, ठीक है। ये तो एक रेक्टेंगुलर की बात हो गई। मान लीजिए कोई स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल में क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिन O, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडियली यहाँ पे इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो यहाँ से एंटर भी क्या होगी, वो कैसे होगी बेटा, नॉर्मली, यानी इस सरफेस के क्या होगी, नॉर्मल। और जैसे मान लीजिए ये बाहर जा रही है तो भी क्या होगी, नॉर्मल के साथ जाएगी, और अगर एंटर कर रही है तो नॉर्मल के साथ ही एंटर करेगी, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के लिए नॉर्मली क्या करती है, ये मूव करती है, यानी लाइन ऑफ कंडक्टर उसके लिए सरफेस ऑफ है कंडक्टर के लिए क्या करेगी बेटा, ऑलवेज नॉर्मल रहेगी, क्या, लाइन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पासेज थ्रू अ कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, अगर उसकी मैं बात करता हूँ तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो नहीं कर सकते आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो नहीं कर पाओगे। कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर लिया मैंने, इस कंडक्टर के अंदर अगर आप ये ले लीजिए कंडक्टर, अगर मैं इसके अंदर क्या बता रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कंडक्टर होगा इसके आउटसाइड, ठीक है,
यानी जो भी चार्ज होता है कंडक्टर के ऊपर क्या होता है बेटा, सरफेस के ऊपर होता है। तो अंदर की तरफ, इनसाइड के अंदर क्या नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो नहीं होगी। अंदर की तरफ चार्ज कितना होता है बेटा, 0 होता है। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज कितना है, 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं तो इसके बाहर यानी इनसाइड और आउटसाइड ही शो करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इनसाइड आप सॉरी यहाँ पे आउटसाइड ही शो करेंगे, इनसाइड कुछ भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनसाइड क्या होता है, चार्ज 0 होता है कंडक्टर के अंदर, इसलिए वहाँ पे क्या नहीं होती बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ ए प्लानर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो एरिया वेक्टर को देखो कैसे समझेंगे। मान लीजिए ये कोई आपके पास एरिया वेक्टर है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे रखा है, अगर मैं इसको नीचे गिराता हूँ, ठीक है, तो ये अपनी डायरेक्शन के यानी अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ गिरेगा। मान लीजिए इसको मैंने ऐसे क्या किया, मूव किया, तो ये अपनी डायरेक्शन यानी अपनी सरफेस के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता है बेटा, जैसे इसकी ये सरफेस हो गई, इसके अकॉर्डिंग अगर ये मूव करेगा तो अपनी सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इस पर मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या रहेगी, हमेशा रहेगी, ठीक है, किसी भी एरिया वेक्टर के लिए। तो मान लीजिए मैंने इसका एरिया वेक्टर ये ले लिया, कंप्लीट सरफेस ले लिया मैंने S, ठीक है, और इसको मैंने मान दिया ds, ठीक है। तो ये जो ds है आपके पास, ठीक है, ये जो ds है ये क्या रहेगा, हमेशा अपनी सरफेस के क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, यानी हमेशा ये मूव करेगा अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एन कैप जो है वो किसको बता रहा है, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है। तो एरिया वेक्टर यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, इसका जो डायग्राम देखेंगे तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या रहता है, अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या रहता है, हमेशा अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है या नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एरिया वेक्टर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बाद जो आपका लेक्चर होगा वो होगा गाउस थ्योरम पे, ठीक है। गाउस थ्योरम पे होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया, कोई भी आपने कोई गिवन एरिया ले लिया, मान लीजिए ये कोई गिवन एरिया लिया आपने, ठीक है। इस गिवन एरिया में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन ले ली, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन ले ली, ये मूव कर रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गई आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, कोई भी एरिया ले लिया आपने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, इस डायरेक्शन में, ठीक। तो यहाँ क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू है गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इज द measure the total number of electric lines of force passing through normally through that area। यानी किसी भी एरिया के, सरफेस एरिया के नॉर्मली परपेंडिकुलर गुजरने वाली यानी उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यानी इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स की डेफिनेशन। उसके बाद देखो, मान लीजिए कोई एरिया लिया आपने, इस पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे मैंने एरिया वेक्टर ले लिया कि इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल, 0 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इसको डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय फाई ई, ठीक है। अगर मैंने स्मॉल एरिया लिया है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, फाई ई, डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा इक्वल क्या लिखेंगे, ई और ds, इसको लिख लीजिए आप, डी फाई लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी फाई इक्वल ई डी एस। क्यों, क्योंकि एक स्मॉल एलिमेंट के लिए लिया है और थीटा कितना लिया आपने, 0 डिग्री लिया है। मान लीजिए
अगर ये 0 डिग्री ना हो के किसी एंगल पे हो, थीटा एंगल पे हो, तो थीटा एंगल के लिए आप क्या करेंगे, देखें थीटा एंगल के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखें मान लीजिए कोई एरिया लिया आपने जो कि कितने एंगल पे है, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या है बेटा, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। यह आपके पास सरफेस एरिया हो गया। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही, ठीक है, और एरिया वेक्टर किधर ले लिया आपने, इस डायरेक्शन में ले लिया, ये ले लिया मैंने एरिया वेक्टर ds, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिन इसका O हो गया। मान लीजिए इसने एंगल बनाया कितना, थीटा। अब इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है देखो, ये यहाँ पे एरिया वेक्टर ले लिया, यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर किधर, इसके सरफेस के क्या रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर। इस एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अगर ई के मैं कंपोनेंट फाइंड आउट करूँ तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनता है वो क्या बनता है, कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया ई साइन थीटा। तो आप कौन सी जो फ्लक्स लेंगे वो क्या लेंगे, सेम डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखें आप लिखेंगे यहाँ पे फाई, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट लिया है आपने, तो क्या लिखेंगे, फाई डेल्टा ले लीजिए आप, डेल्टा फाई ई इक्वल कितना लिखेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अब नॉर्मल कंपोनेंट किसका, सरफेस का कंपोनेंट, सॉरी इसका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो भी आपके पास एरिया है, सरफेस एरिया है, उससे क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई सरफेस एरिया। तो आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट कितना है, ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई एलिमेंट, यहाँ पे आप इसको ले लीजिए, अगर आपने यहाँ पे डेल्टा लिया है, इसको डी ले लीजिए, डी फाई, और ये डी एस ऐसे कैसे रहेगा, और ये आ जाएगा डी एस। तो डी फाई ई इक्वल, अब बेटा कोस थीटा किसके अंदर आता है, किस वेक्टर के अंदर आता है, मतलब किसके लिए आता है, किसका प्रोडक्ट होता है, ये होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो इसके अंदर आप इसको स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा डी फाई ई इक्वल ई डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए आ गया। मान लीजिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि कंप्लीट बताइए, कंप्लीट इस पूरी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, सिंपली आप इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो फाई ई इक्वल, ठीक है, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो क्या ले रहे हैं आप, ये सरफेस ले रहे हैं, तो ई डॉट डी एस, ठीक है। तो ये कंप्लीट इस पूरी सरफेस के लिए आ गया। ये तो आया एक इस छोटी सी स्मॉल एलिमेंट के लिए, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट यानी ds के लिए। अब मान लीजिए अगर इस पूरे सरफेस के लिए पता करना है तो आप क्या लेंगे, e डॉट ds ले लेंगे, ठीक है, और उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ कौन सी क्वांटिटी है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो इसे लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ फाई ई। अब अगर इसकी SI यूनिट की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम मल्टीप्लाई एरिया की कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी एक और SI यूनिट की बात करूँ तो इसकी एक और SI यूनिट क्या हो जाएगी, और क्या लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ, डायमेंशन ऑफ फाई ई। अब डायमेंशन पता करेंगे तो डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। देखो कैसे पता करेंगे, न्यूटन की डायमेंशन, न्यूटन क्या है, फोर्स की डायमेंशन है, तो m1 L1 टी की पावर -2, ठीक है, और मीटर की कितनी हो जाएगी L2, और चार्ज की क्या होती है A1 T1। तो फाइनल आप क्या लिख देंगे इसको, m1 L3 टी की पावर -3 a की पावर -1। ये किसकी डायमेंशन हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन।
तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कशन कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो होगा गाउस थ्योरम के ऊपर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।